का जो स्पीशी है हमारे पास, ये टैक्सोनॉमिक सब डिवीजन है जीनस की। इसके अलावा स्पीशी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसे दूसरी स्पीशीज से अलग करते हैं। मेंबर ऑफ वन स्पीशीज जनरली विल नॉट इंटरप्रेट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज। नेक्स्ट है हमारे पास सस्टेनेबल यूज़, कि हमने रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना है कि उन्हें, अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें यूज़ करना है कि उनका वो डिक्लाइन ना हो जाए हमारे पास, मतलब वो ख़त्म ना हो जाए हमारे पास। या फिर वाइल्ड एनिमल के लिए ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि उनके जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के हैं उनके लिए रिसोर्सेज डिक्लाइन ना हो जाए। इट मीन्स द यूज़ ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी in a way and at a rate that does not lead to a long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its population to meet the needs and aspirations of the present and future generation। कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए भी कम्प्लीटली तौर पे डिक्लाइन हो जाए वो रिसोर्सेज। टेरिटरी एंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय एनिमल और ग्रुप ऑफ एनिमल्स and group of animals and defend against the members of a same species। के मतलब टेरिटरी वो एरिया है कि जहाँ पे एक एनिमल रहता है और वो अपने आप को डिफेंड करता है अपनी ही सेम स्पीशीज़ से। इस एरिया को हम कहते हैं टेरिटरी, मतलब जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। अब हमारे पास वेटलैंड क्या है, इसको डिफाइन किया है IUCN ने कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्च, फैन, पेड़, लैंड, स्वैम्प और वाटर with the natural, artificial, static or flowing, fresh or brackish or salt water. Include areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 मीटर। मतलब IUCN ने इसको डिफाइन किया, ये वो एरिया जहाँ पे हमारे पास मार्श, फैन, पेड़, लैंड और स्वाम, मतलब ऐसी गंदी सी जगह होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा होता है हमारे पास और इनकी डेप्थ होती है 6 मीटर से एक्सीड नहीं करती। वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं। WPA, अब इसकी क्या एब्रीवेशन है? इट इज़ द एब्रीवेशन फॉर अ वर्ल्ड फेजेंट एसोसिएशन। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये सेटअप हुआ था 1961 में एंड हैज़ अ हेड क्वार्टर इन स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास WWFP, इसकी एब्रीवेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान। ये इस्टेब्लिश हुआ है 1972 में, इसका हेड क्वार्टर है लाहौर में। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ूलॉजिकल गार्डन। ये एक इंस्टीट्यूशन है पॉपुलरली नोन एज जूज। ये लोकेटेड है सिटीज़ में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके अलावा डेड डिस्प्ले लिव एनिमल्स फॉर पब्लिक रिक्रिएशन। जो हमारे पास होते हैं ना जिंदा एनिमल्स होते हैं या जो जिंदा जानवर होते हैं हमारे पास, जिस तरह जू से नेम इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे आपने जू वगैरह में देखे होंगे बहुत से एनिमल्स रखे होते हैं। किस लिए रखे होते हैं? फॉर रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। तो उससे हमें पता चलता है कि कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम जू में रखा गया या फिर उन्हें ऐसे प्रोटेक्ट किया गया है कि उनकी जो स्पीशी है वो भी प्रोटेक्ट रहे और यहाँ से पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन और रिक्रिएशन एबिलिटी भी हासिल हो। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स आर कीप्ड इन केजेस और एक्वेरियम फॉर शो। द एनिमल्स इन जू आर नॉट अलाउड टू रोम फ्रीली। इन एनिमल्स को इजाज़त नहीं होती या इन एनिमल्स को फ्रीली, जो जिस तरह वाइल्ड एनिमल्स अपने आप को घूम सकते हैं वैसे घूमने की इनको अलाउ नहीं किया जाता। द फर्स्ट मॉडर्न zoological garden was established in Vienna in 1752 and opened public in 1765। अब हमारे पास जो था zoological garden, एक ज़ू की तरह हम उसे ले सकते हैं जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया है केजेस में और इसके अलावा इनके लिए एक एक्वेरिया बनाया गया जहाँ पे ये एनिमल्स को शो करते हैं। लेकिन जो हमारे पास है zoological म्यूज़ियम, वहाँ पे जो हमारे पास डेड एनिमल्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया है, बहुत सारे केमिकल्स लगा के उनको जार्स में प्रिजर्व किया गया। ज़ूलॉजिकल गार्डन में ऐसा नहीं है, उसमें एनिमल्स ज़िंदा हैं जिनको केजेस में बंद किया गया, एक स्पेसिफिक उनकी टेरिटरी बनाई गई है। लेकिन जो ज़ूलॉजिकल म्यूज़ियम है उसमें जो डेड एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास है ज़ूलॉजिकल पार्क, स्पेस ए प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर कीप्ड इन कंडीशन कीपिंग इन व्यू देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड हैबिट्स।
They are laid out in open grassland and forest covering vast areas so that the animals can freely roam about and almost lead a normal life. zoological और सफारी पार्क, इनमें जो कंडीशंस है वो तकरीबन सिमिलर जा रही हैं, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास है zoological गार्डन और zoological म्यूज़ियम में, कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं zoological पार्क में, जिनको कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, नेचुरल हैबिटेट इनको प्रोवाइड किया जाता है और वो कंडीशंस दी जाती हैं जो इनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा द फर्स्ट zoological पार्क द करगर पार्क वाज एस्टेब्लिश इन 1895 इन साउथ अफ्रीका। दिस पार्क प्रिजर्व 500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड 114 स्पीशीज ऑफ मैमल्स। Not a single species have been lost from this park during last 100 years। ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी थी, जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ अ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, मीन्स वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। अब जैसा कि मैनेजमेंट के लफ्ज़ से हमें पता चलता है कि हमने एक घर की मैनेजमेंट देख लें, एक घर में हमारे पास जिस तरह वॉइस कोई भी ले ले, कोई फ़र्द होता है, पापा होते हैं, मामा होती हैं, देन भाई बहन, जिन्होंने एक पूरे घर के सिस्टम को मैनेज करना होता है, मीन्स पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, एक घर का खर्चा कैसे चलना है, कोई भी चीज़ कैसे मैनेज होनी है। इसी तरह हमारे पास है, अगर हम मैनेजमेंट को वैसे लेके चले वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, इसमें बहुत सारी एजेंसीज वर्क कर रही हैं जो वाइल्ड लाइफ को मेंटेन कर रही हैं कि पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ है वो मेंटेन रहे। इसमें आ जाएंगे कि अगर स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो रही हैं तो हमने उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है, अगर वो थ्रेटन्ड है तो हमने उन्हें कौन सा हैबिटेट प्रोवाइड करना है, किस तरह वो बच सकती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में। उन्हें कहा है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज़ अ जनरल टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कीपिंग वाइल्ड स्पीशीज़ एट डिसाइडेबल लेवल विच आर डिटरमाइंड बाय द वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स। इसके अलावा अगर हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं, इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ रीचिंग गोल्स बाय मैनिपुलेटिंग एंड मेंटेनिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड पॉपुलेशंस। अब कौन सा प्रोसेस, कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, ओके, यू आर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फ्रेंड्स, फैक्टर डैट इन्फ्लुएंस द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। इसमें हमें पता चलता है कि कौन से फैक्टर हैं जो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन पे इफेक्ट करते हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ के, वाइल्ड स्पीशीज़ का आपस में इंट्रैक्शन क्या है, ह्यूमंस का उन पे इम्पैक्ट क्या है, और सराउंडिंग लैंडस्केप अफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ के, कौन से लैंडस्केप ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। ये सारा कुछ हमें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर पता चलता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का समझ आती है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का कौन से फैक्टर हैं जो उन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, या वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का आपस में क्या इंट्रैक्शन है। ये सारी चीज़ें हमें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे पता चलती हैं, या हमें बताते हैं ये जो वाइल्ड लाइफ को मैनेज करते हैं कि ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ इंडेंजर हो रही हैं। अब कौन से मोड्स हैं और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो है हमारे पास प्रोटेक्शन बाय लॉ, कि हमने जो वाइल्ड लाइफ होती हैं हमारे पास एनिमल्स और प्लांट की, इनको प्रोटेक्ट करना है लॉ के ज़रिए। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें हम जैसा देख लें, गेम रिजर्व है हमारे पास, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अलावा हमारे पास रामासर साइट्स हैं। ये कुछ ऐसे साइट्स हैं या जहाँ पे एक स्पेशल लॉज बनाए गए हैं कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे जो इसके हैबिटेट है इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना। अगर कोई भी इंसान ये वाले जो लॉज हैं बनाए गए हैं इनको फॉलो नहीं करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। ये इन पे ये नहीं है रिलैक्सेशन है कि अगर एक ने बंदे ने फॉलो नहीं किया तो उसे छोड़ दे, नहीं, यहाँ पे एक लॉ बनाया गया कि अगर इस लॉ का उन्होंने ब्रेक किया किसी भी इंसान ने तो उसको एक पनिश किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं हर स्पीशी की भी अपनी एक ज़िंदगी है जिसे प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क,